हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम क्लास 12th के व्यवसाय अध्ययन का 7th चैप्टर निर्देशन या डायरेक्टिंग, इसका अगला टॉपिक देखेंगे। अगले टॉपिक में हम देख रहे थे निर्देशन के तत्व, और निर्देशन के 4 तत्व हैं। इन तीनों तत्वों को हम देख चुके हैं। आज हम चौथा तत्व देखेंगे, संप्रेषण। तो निर्देशन के तत्व हैं 4: पर्यवेक्षण, अभिप्रेरण, नेतृत्व और संप्रेषण। तो हमने पिछले वीडियोस में पर्यवेक्षण, अभिप्रेरण, नेतृत्व देख लिया है। अब हम आज पढ़ेंगे संप्रेषण या कम्युनिकेशन। तो ये देख लेते हैं कि संप्रेषण क्या है। प्रबंधक या किसी भी व्यक्ति के व्यवसायिक ज्ञान या बुद्धिमत्ता का तब तक कोई महत्व नहीं है जब तक वो अपना कथन किसी अन्य को न कहे। जब तक अपने विचारों को वो दूसरे व्यक्तियों के समक्ष न रखे, तब तक प्रबंधक की किसी भी बात का कोई महत्व नहीं है। किसी भी विषय पर या किसी भी समस्या पर केवल अकेले विचार कर लेना पर्याप्त नहीं है। उस विचार को दूसरों तक पहुंचाना आवश्यक है। तभी उस विचार के बारे में दूसरे विचार करके और दोनों का कम्युनिकेशन होगा। जब तभी किसी भी अच्छे हल की संभावना हो सकती है। मात्र विचार कर लेना पर्याप्त नहीं है, उस विचारों को दूसरों से बांटना आवश्यक है। तो हम देखते हैं संप्रेषण का अर्थ क्या है। तो संप्रेषण शब्द लैटिन भाषा के कम्युनिस शब्द से लिया गया है, और कम्युनिस शब्द का अर्थ है कॉमन। कॉमन यानी किसी भी तथ्य या विचार का सामान्य लोगों तक पहुंचना, किसी भी विचार का सामान्य होना, किसी भी विचार को सामान्य बनाना। बनाना का मतलब सामान्य लोगों तक अपनी बात को पहुंचाना, ये कॉमन का अर्थ है। अब यहां पर संप्रेषण का अर्थ है दो या दो से अधिक व्यक्तियों में तथ्यों, विचारों, अनुमानों और संवेगों का पारस्परिक आदान प्रदान करना। संदेशवाहन, इसका मतलब यह है संदेशवाहन। यह संदेशवाहन जो है वो द्विपक्षीय होता है। एक संदेश भेजने वाला होता है और एक संदेश लेने वाला होता है। लेकिन क्या आवश्यक है कि जो संदेश भेजने वाला हो वो इतने सटीक शब्दों में संदेश भेजे कि जिसको जो संदेश वाहक है वो भी ठीक से संदेश ले जाए, और जिसको वो संदेश दे वो भी उस संदेश को ठीक से वही संदेश को वो आत्मसात करे, यानी जैसा भेजा गया है वैसा ही समझे। यदि उसको गलत तरीके से समझ लिया तो फिर संप्रेषण का कोई अर्थ नहीं है। संप्रेषण को संचार, संदेशवाहन, संवादवाहन भी कहते हैं। अब हम यहाँ पर संप्रेषण की परिभाषा देखते हैं हडसन के अनुसार। हडसन के अनुसार है संप्रेषण का अर्थ संदेश को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना संप्रेषण कहलाता है। किसी भी बात को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना संप्रेषण कहलाता है। अब संप्रेषण में 3 प्रक्रियाएं होती हैं। पहला होता है कहना, दूसरी होती है सुनना, और तीसरा होता है समझना। और ये कार्य जो है संप्रेषण का, ये शब्दों, चिन्हों और संकेतों के द्वारा किया जा सकता है। जैसे रेलगाड़ी आने का संकेत है तो घंटी बजाई जा सकती है, या फिर लाल लाइट दिखाई जा सकती है, या अपनी किसी बात को लिखा जा सकता है, लिखकर लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। तो ऐसे कई माध्यम है संदेश वाहन के। अब हमारा अगला टॉपिक है संप्रेषण प्रक्रिया के आवश्यक तत्व। यानी एक संप्रेषण प्रक्रिया में कोई भी संदेश यहां से वहां पहुंचाने के लिए किन किन तत्वों की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहला है प्रेषक या संदेश भेजने वाला। जिस व्यक्ति के द्वारा संदेश भेजा जाता है उसे प्रेषक कहते हैं या संदेश भेजने वाला कहते हैं। यह व्यक्ति संप्रेषण का सूत्रधार होता है, क्योंकि इसी के माध्यम से कोई भी संदेश दूसरे तक पहुंचाया जाता है। तो इस व्यक्ति का होना आवश्यक है। ये संदेश लिखकर, बोलकर या चित्र बनाकर भी भेजे जा सकते हैं।
यह आवश्यक है कि जो प्रेषक है उसके मस्तिष्क में पहले संदेश स्पष्ट हो, तब वो अपने स्पष्ट चिन्हों या स्पष्ट लिखित लेखन के द्वारा दूसरे तक अपने उसी विचारों को पहुंचाए जो उसका ओरिजिनल संदेश है। फिर इसमें दूसरा तत्व है संदेश। तो संप्रेषण की विषय वस्तु संदेश कहलाती है और ये आदेश, सुझाव, सम्मति, भावनाएं, विचार, दृष्टिकोण, प्रार्थना, शिकायत, ये किसी भी रूप में हो सकता है। तो संदेश की प्रक्रिया के अंतर्गत संदेश भेजने वाला पहला तत्व, उसके बाद कुछ न कुछ संदेश होना चाहिए, नहीं संदेश ही नहीं है तो संप्रेषण भी नहीं होगा। फिर तीसरा है संप्रेषण, फिर है संप्रेषण श्रृंखला। संप्रेषण श्रृंखला यानी जो जिन अलग अलग विभागों और व्यक्तियों के माध्यम से संप्रेषण का आदान प्रदान किया जाता है वो श्रृंखला कहलाती है। यह औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार की हो सकती है। आगे अपन पढ़ने वाले हैं कि संप्रेषण दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो संप्रेषण श्रृंखला यानी अपनी बात दूसरे तक पहुंचाने के लिए किस माध्यम का उपयोग किया जा रहा है, किस श्रृंखला का उपयोग किया जा रहा है। फिर है अगला चिन्ह। संप्रेषण के वे शब्द, चिन्ह, चित्र, संकेत, मुद्राएं, भाव कुछ भी हो सकते हैं, ये संप्रेषण के चिन्ह कहलाते हैं। फिर एक सबसे महत्वपूर्ण बात तत्व यह है संदेश प्राप्त करने वाला। जब तक संदेश प्राप्त करने वाला न हो तब तक संदेश भेजने वाला और संदेश कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि वो संप्रेषण तभी कहलाएगा जब एक व्यक्ति का संदेश दूसरे व्यक्ति तक पहुंचे। इसलिए क्या आवश्यक है संप्रेषण की प्रक्रिया के अंतर्गत कि संदेश प्राप्त करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। फिर है संप्रेषण का माध्यम। तो प्रेषक द्वारा जिस विधि से प्राप्तकर्ता तक संदेश पहुंचाए जाते हैं उस विधि को संप्रेषण का माध्यम कहते हैं। ये माध्यम हो सकता है लिखित, हो सकता है प्रत्यक्ष बोलकर, हो सकता है आमने सामने बातचीत के द्वारा, हो सकता है टेलीफोन के द्वारा, हो सकता है ईमेल के द्वारा, हो सकता है फैक्स के द्वारा, हो सकता है और इंटरनेट के द्वारा हो सकता है। तो ये संप्रेषण के माध्यम है। और अंत में ये होना आवश्यक है प्रतिपुष्टि या फीडबैक। प्रतिपुष्टि यानी जब संदेश प्राप्त करता को संदेश प्राप्त हो जाता है तब वह उसकी प्रतिपुष्टि करता है, और प्रतिपुष्टि से यह पता चलता है कि प्राप्तकर्ता को संदेश समझ में आ गया है। प्रतिपुष्टि होने पर संप्रेषण की क्रिया को पूर्ण माना जाता है। यानी संदेश भेजने वाले ने संदेश भेजा, वो प्राप्त करने वाले ने चिन्हों के संप्रेषण माध्यम के द्वारा और संप्रेषण श्रृंखला के द्वारा प्राप्त किया और बाद में उसकी प्रतिपुष्टि की कि मेरे को संदेश मिल चुका है, तब जाकर ये संप्रेषण की प्रक्रिया पूर्ण होती है। अब हमारा अगला टॉपिक है संप्रेषण का महत्व। तो वर्तमान वैश्विक अर्थव्यवस्था में व्यापार का क्षेत्र स्थानीय से बढ़कर अब अंतरराष्ट्रीय हो चुका है। लगभग व्यापार हमारे यहाँ अंतरराष्ट्रीय होने लगे हैं, लेकिन उन सभी अंतरराष्ट्रीय व्यापारों की सफलता संप्रेषण के कारण ही हो सकती है, क्योंकि संप्रेषण के कारण व्यवसाय की सफलता हो सकती है। यदि संप्रेषण प्रभावशाली ढंग से किसी भी संगठन के समस्त विभागों में संप्रेषण के माध्यम से यदि समन्वय स्थापित किया गया है तो वो सारा व्यवसाय बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचता है। अब हम इसका महत्व देखते हैं कि इसके बिना आजकल 90% संप्रेषण इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से होने लगा है। लेकिन कितना आवश्यक है किसी भी व्यवसाय में, और ये केवल व्यवसाय के लिए ही आवश्यक नहीं है, ये चिकित्सा के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में कई क्षेत्रों में संप्रेषण आवश्यक हो चुका है। अब हम देखते हैं इसका महत्व किन बिंदुओं के आधार पर कहा जाता है। तो पहला है प्रबंधकीय कार्य क्षमता में वृद्धि।
अब प्रबंधक जो हैं उनकी कार्य क्षमता इस बात पर निर्भर करती है कि प्रबंधक अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से कितनी कुशलता पूर्वक कार्य करा सकता है। जितनी कुशलता पूर्वक वो कार्य करेगा उतना ही उसका प्रबंध अच्छा होगा, उसको लक्ष्य की प्राप्ति जल्दी होगी। और इस कुशलता को प्राप्त करने के लिए ये आवश्यक है कि प्रबंधक कर्मचारियों को भिन्न भिन्न प्रकार से आदेश और निर्देश देते रहें और उनकी कठिनाइयों को समझते रहें और उन्हें दूर करते रहें और दूर करने के सुझाव देते रहें। और इन सब विचारों और संदेशों का आदान प्रदान करके ही कोई भी प्रबंधक अपनी कार्य क्षमता और अधीनस्थों की कार्य क्षमता में बातचीत के माध्यम से या संप्रेषण के माध्यम से वृद्धि कर सकता है। इसके बाद दूसरा महत्व का बिंदु है कुशल संचालन के लिए। किसी भी उपक्रम का संचालन काफी सीमा तक संप्रेषण की पद्धति की पूर्णता पर निर्भर करता है। किस प्रकार से संप्रेषण किया जा रहा है इस बात पर किसी भी प्रक्रम की सफलता निर्भर करती है। प्रत्येक उपक्रम चाहे वो बड़े आकार का हो या छोटे आकार का हो, वो निजी हो चाहे सार्वजनिक या सरकारी हो, बिना उचित संप्रेषण के सारी व्यवस्थाओं को देखना असंभव है। फिर अगला है तीसरा महत्व का बिंदु, समझाकर सहयोग प्राप्त करना। श्रेष्ठ संप्रेषण की व्यवस्था कर्मचारियों को अच्छा कार्य करने का अवसर प्रदान करती है। किसी कार्य को करने से पूर्व उस कार्य के विषय में मानसिक रूप से तैयार होना आवश्यक होता है। यदि आपको किसी अधीनस्थ कर्मचारी से कोई कार्य करवाना हो तो बहुत आवश्यक है कि पहले उसका माइंड सेट किया जाए उस कार्य को करने के लिए। तो वो बातचीत के माध्यम से हो सकता है कि हमको इस प्रकार का कार्य करना है, आगे आपके कार्य में थोड़ा सा बदलाव होने वाला है, वो थोड़ा सा बदलाव है, अपन दोनों मिलकर देखेंगे, नया बदलाव है, आप भी मेरे को सहयोग करना, मैं भी आपको सहयोग करूंगा। ये इस प्रकार के संप्रेषण से अधीनस्थों को ठीक से समझाकर उनसे बहुत कार्य करवाया जा सकता है। फिर है अगला नेतृत्व का आधार। यदि किसी भी उपक्रम में प्रबंधकों को नेतृत्व या नेता बनाना है तो आवश्यक है कि कर्मचारियों के विश्वास को जीता जाए। और जब विश्वास को जीत लिया जाता है तो विचार विमर्शों के माध्यम से एक अच्छी व्यवस्था बन सकती है। और इस अच्छी व्यवस्था में एक नेता अपने विचारों और सुझावों और निर्णयों को केवल संप्रेषण के द्वारा ही यहाँ से वहां प्रसारित कर सकता है। फिर अगला है समन्वय। उपक्रम के विभिन्न विभागों और कर्मचारियों की क्रियाओं के बीच में संप्रेषण के माध्यम से ही समन्वय स्थापित किया जा सकता है। और जहां पर अलग अलग विभागों में किसी भी उपक्रम में बहुत अच्छा समन्वय होगा वहां का कार्य बहुत अच्छी तरह पूरा कर लिया जाएगा। फिर अगला है मानवीय संबंधों की स्थापना। संप्रेषण के माध्यम से मानवीय संबंधों को भी स्थापित कर लिया जाता है। कभी कभी प्रबंधक और अधीनस्थों के बीच इतने अच्छे पारिवारिक संबंध होते हैं कि वो उपक्रम को नई गति प्रदान करते हैं। फिर है शीघ्र निर्णय एवं कार्यान्वयन। एक कुशल एवं सुसंगठित संप्रेषण प्रणाली शीघ्र निर्णय लेने में और उसके कार्यान्वयन में सहायक सिद्ध होती है। यदि संप्रेषण अच्छा हो तो नई नई बातों को यदि अधीनस्थों के सामने रखा जाए तो विचार विमर्श करके जल्दी से निर्णय लेके उसको क्रियान्वित भी किया जा सकता है। फिर है अंतिम महत्व का बिंदु है पद संतुष्टि की व्यवस्था। प्रभावपूर्ण संप्रेषण व्यक्तियों को संतोष प्रदान करता है और मानव की सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और उनमें अपने पद के लिए विश्वास और आस्था जागृत करता है, जिससे किसी भी कर्मचारी का अपने उपक्रम के प्रति एक अलग सा लगाव जुड़ जाता है और वो संतुष्ट होकर अपने पद पर कार्य करता रहता है। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।